वो जमाना चला गया जब केंद्र से 100 रुपए चलते थे, 1 रुपया ग्रामीण लोगों तक। आज मोदी जी ने डायरेक्ट पैसा किसान गरीब व्यक्ति के खाते में जाता है, चाहे कोई भी योजना हो। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण चल रही है, उसमें 1,20,000 रुपए लाभार्थी को दिए जाते हैं और वो महिला मुखिया के सीधे खाते में जाता है। उसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है, उसके खाते से उसके मोबाइल नंबर को जोड़ रखा है। अगर जैसे ही पैसा लॉन्च होता है तो उसके मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपके पैसे हैं वो केंद्र सरकार से रिलीज कर दिए और आपके खाते में। युवा आज के इस आधुनिक युग से, मोबाइल से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से अगर बाहर निकलकर वो धरातल पर कुछ समय खेलता है तो वो स्वस्थ रहता है। और इसी नवाचारों पर मैंने काम करते हुए अपनी ग्राम पंचायत के अंदर खेल स्टेडियम बनाए, ओपन जिम्स बनाई। समाज सेवकों की सूची में आज एक ऐसा नाम जिन्होंने नाम से लोगों का प्यार जीता और काम से लोगों का विश्वास जीता, जिनकी भूमिका एक निडर और निस्वार्थ एक नेता की रही है और उन्होंने हमेशा निस्वार्थ होकर ही तत्पर लोगों की सेवा ही करी है और बढ़ चढ़कर लोगों को इसके प्रति उत्साह भी करा है और अपने काम को जिस तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। आज हम मिलेंगे पवन सिंह राठौर जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? राजनीति.com में आपका स्वागत है। जतिन जी, आपका धन्यवाद। राजनीतिक.com के इस चैनल पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, शुरुआत करते हैं आपके सबसे बड़े कार्य की, जिन्होंने एक इतिहास रचा, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन शहीद स्मारक की। शुरुआत हम इसी से करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली कि एक शहीद स्मारक को अपने जगह पर एक स्थापित करना है ताकि लोग इससे और ज़्यादा सीख सकें? देखिए, आज के इस युग में मोदी जी ने प्रत्येक भारतीय के अंदर देश के प्रति समर्पित जो भाव है वो पैदा किया है। और जब अटल जी थे तो अटल जी की सरकार आने के बाद में ही जो सीमाओं पर जो लोग शहीद होते थे उनके जो शव हैं जिनके, वो उनके घर आने लगे। उससे पहले वो शव उनके घर नहीं आया करते थे। तो हमारी सरकार ने हमेशा देश के जो हमारे सैनिक हैं उनका सम्मान किया है। इसी सोच पर मैंने काम करते हुए जो हमारी ग्राम पंचायत के गांव है भींचरी, उसके शहीद थे किशन सिंह, तो उनकी मूर्ति का अनावरण करवाया जो 2018 में शहीद हुए थे। और 2020 में मैंने उनके स्मारक को उनकी जन्मभूमि पर बनाया और उसका उद्घाटन भी करवाया। उसके बाद में जब बात चलती है 1998 में एक शहीद हुए थे हमारे मूलचंद जिनोल, जो ही मेरे गांव के पास का ही गांव था, जो बीएसएफ के अंदर थे। वो परिवार भी बड़ी आशा के साथ मेरी ओर देख रहा था कि आज 25 साल होने को आए हैं, उनको सच्चा सम्मान नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने जस्ट 2022 के अंदर उस स्मारक की स्थापना की और वो भी गांव के और मेरे युवा साथियों के लिए मैंने समर्पित किया। उसके बाद बात करते हैं हम एक ऐसे योद्धा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और एक ऐसा नाम जिसने इस पूरी पृथ्वी का भूगोल बदल दिया। भूगोल कैसे बदला, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, जिन्होंने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। पुर्तगालियों से आज़ाद करवाने के बाद में उनको चीन की जो सीमाएं हैं, नाथुला बॉर्डर है, उस पर उसको तैनात किया गया और उन्होंने वहाँ तारबंदी, आए दिन जो घुसपैठ चीन करता था उससे बचने के लिए उन्होंने वहाँ तारबंदी की, एक स्कीम चलाई, तारबंदी चालू की। लेकिन चीन ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपनी तोपों का मुंह खोलते हुए, जिस चीन से हम 1962 में हार गए थे, लेकिन 67 में फिर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने अपनी लाइट वेट तोपों का मुंह चीन की तरफ खोल दिया और 400 चीनों सैनिक मार गिराए। और आज उन्हीं के कारण आज नाथुला हमारे अंडर में है। आज वो तारबंदी आज भी कायम है। उसके बाद में एक दौर आया 1971 का, जो
बांग्लादेश की जो साइड कमान थी वो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के हाथ में थी। वो इतने निडर थे कि उन्होंने मेघना नदी को एक नवाचार करते हुए पार करके, नवाचार क्या थे, हेलीकॉप्टर से पूरी सेना को मेघना नदी के पार बांग्लादेश में उतार दिया और ढाका पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और ढाका पर कब्जा करने से पाकिस्तानी सैनिक इतने कमजोर पड़ गए मन से कि 93,000 सैनिकों ने उस दिन आत्मसमर्पण कर दिया। और मैं समझता हूं कि वो इतिहास के अंदर एक पहला इतना बड़ा समर्पण था पाकिस्तानी सैनिकों का। तो भूगोल कैसे बदला? भूगोल इसी तरह बदला कि देश के, विश्व के नक्शे पर बांग्लादेश जैसे नए देश का उदय हो गया। तो भूगोल भी बदल गया, इतिहास भी बदल दिया। तो ऐसे थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। तो उनका स्मारक हमारी तहसील, हमारे जो विधानसभा क्षेत्र से, वो मेरे गांव से आते हैं, तो बड़ी मन में पीड़ा थी कि ऐसे सेना नायक का स्मारक इस धरती पर होना चाहिए। तो उसी संकल्प को पूरा करने के लिए वो स्मारक मैंने पीछे 24 जून ये 2023 को बनाकर उसका इनॉग्रेशन भी करवाया। और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोग उस कार्यक्रम में उस दिन उपस्थित हुए और सबने बड़े दिल से लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को सल्यूट किया। तो ये मेरे कर्तव्य थे जो मैंने अपने कर्तव्यों को पूरा किया। परिवारों की क्या प्रतिक्रिया रही आपके इस कार्य को देखकर? परिवारों की प्रतिक्रिया, उन्होंने मुख से कुछ कहा या नहीं कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके चेहरे और आंखों में जो भाव थे मेरे प्रति सम्मान के, वो बड़े मुझे देखकर मेरे दिल में वो गौरवान्वित करने वाले भाव थे। मेरा सवाल एक बुनियादी सवाल है। अक्सर लोगों की बुनियादी जो समस्याएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं लोगों के लिए। आपके एरिया के अंदर ये समस्याएं कितनी अभी हैं और इसके ऊपर किस तरीके से काम अभी बाकी है, उस पर क्या आप रोशनी डालेंगे? सर, ये इन बुनियादी कार्यों पर बहुत सा काम हुआ है, लेकिन बहुत सा काम अभी भी बाकी है। जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ, जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ, तो वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। वहाँ गांवों की संख्या 100 से ऊपर है, 3 नगर पालिकाएं हैं। तो सड़कों की हालत बनाते जा रहे हैं, लेकिन उन गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों पर भी काम काफी होना अभी बाकी है। फिर बात करते हैं हम पानी की। मतलब कनेक्टिविटी नहीं है सर, आप ये कहना चाहते हैं? प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, उस पर काम होना अभी बाकी है। और उसके बाद हम बात करते हैं पानी की। तो पानी क्या है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र के अंदर भूगर्भ के अंदर खारा पानी है, बाहरी स्रोत हैं वो उतने प्रॉपर सेट नहीं है कि आम आदमी और आम घर तक पानी पहुंच पाए। तो इसलिए पानी पर भी काम होना चाहिए। जैसे अभी मोदी जी की स्कीम चल रही है घर घर नल की, उस स्कीम पर काम हो रहा है और उसकी मॉनिटरिंग और ज्यादा करते हुए, उसमें कुछ नवाचार करते हुए, नई डीपीआर बनाकर, ओवरहेड टैंक बनाकर उसको और ज्यादा घर घर ढाणी ढाणी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। फिर बात करते हैं अपन बिजली की। तो बिजली की समस्याएं तो आए दिन बनी रहती है, क्योंकि जिस ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं तो वहाँ जीएसएस की कमी है। किसान बिजली के लिए त्राई त्राई करते रहते हैं और गांवों के अंदर जगह जगह लो वोल्टेज की वजह से ट्रांसफार्मर नहीं है और तार केबल्स पुराने हो चुके हैं, उनको भी बदलना है। जीएसएस नए बनने हैं, गांवों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके कारण नए ट्रांसफार्मर भी लगते हैं। इसलिए ढाणियों में लोग काफी बसने लग गए हैं, तो ढाणियों के में भी बिजली की व्यवस्था वो सही ढंग से जा नहीं पाते, इसलिए बिजली पर भी बहुत काम होना अभी बाकी है। फिर बात करते हैं अपन शिक्षा की। तो मैंने मेरी ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के जो मंदिर थे, शिक्षा का जो चक्र है वो चल रहा है, शिक्षा पर काम भी हो रहा है, लेकिन उसके संघीय ढांचे को सही स्वरूप देना। जैसे अपन ने जो 10वीं तक जो स्कूल थी उसको 12वीं कर दी, सीनियर कर दी। सीनियर तो हमने कर दी, लेकिन वहां कमरों की आज भी कमी है। ढांचे पर भी काम होना चाहिए ना, ढांचे पर भी काम प्रॉपर रूप से हो नहीं पा रहा है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा के अंदर काम हो रहा है, लेकिन जितनी शिक्षा में भी काम की जरूरत है उतना कार्य हो नहीं पा रहा है। और फिर बात करते हैं यहाँ पर चिकित्सा की। हमारे विधानसभा क्षेत्र का जिला हॉस्पिटल है, लेकिन जिला हॉस्पिटल होने के बावजूद भी वो एक रेफर सेंटर बन चुका है, क्योंकि वहां डॉक्टरों की कमी है। मशीनें तो हैं,
लेकिन मशीनों के साथ साथ वहाँ जो मशीनों को चलाने वाले ऑपरेटर नहीं है, जैसे सोनोग्राफी मशीन की बात करूँ, वो ताले में बंद पड़ी है लेकिन उसका ऑपरेटर नहीं है, जिसके कारण चिकित्सा में भी बहुत सी कमियां हैं जिसको हमें सुधारना है। तो ग्रामीण लोगों को तो काफी दिक्कत आती होगी इसकी। बिल्कुल सर, बहुत दिक्कत आती है। पास में छोटी सी भी एक छोटी बीमारी हो जाए तो उसको चूरू, बीकानेर या जयपुर सीकर जाना पड़ता है या प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो इससे तो काफी जो आसपास के लोग हैं तो उनकी शिकायत बढ़ जाती होगी आपके लिए। बिल्कुल, आए दिन आंदोलन करने पड़ते हैं हमें, चिकित्सा को लेकर आए दिन आंदोलन करने पड़ते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि बुनियादी समस्याएं हर एक में होती हैं और जिस तरीके से आपने कहा अभी ये काम काफ़ी करना बाकी भी है, सड़कों को लेकर भी आपने ये वाली बात की कि उनको कनेक्टिविटी नहीं है अभी मिल पा रही। तो अगर आप इस तरीके से हम देखें, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क, तो आपको लगता है कि और भी ऐसी समस्या हैं इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जिसका निवारण अभी नहीं हो पा रहा ढंग से? बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मूलभूत सुविधाएं आपने जो बताई है 5, उसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सही व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा पुलिस की व्यवस्था भी, भौगोलिक दृष्टि से जो विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, लेकिन पुलिस के पास अब इतने काम हो गए हैं कि पुलिस, जो रतनगढ़ का थाना है वो एक ही थाना है, तो वहां सदर और कोतवाल 2 थाने होने चाहिए ताकि संख्या बढ़ सके, पुलिस की संख्या बढ़ सके, अपराध पर निरंतर हो सके। लेकिन क्योंकि जो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वो एक एक्सीडेंट जोन है, क्योंकि वहां से 3-4 हाईवे निकलते हैं, तो इसलिए पुलिस की व्यवस्था सही ढंग से हो नहीं पा रही है। इसलिए पुलिस पर भी थोड़ा सा काम होना चाहिए और सदर और कोतवाली थाना वहां स्थापित होना चाहिए। अच्छा, एक अगला सवाल मेरा जनता को लेकर ही था। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो समस्याएं होती हैं वो काफ़ी हद तक जनता द्वारा ही सॉल्व कर लेनी चाहिए, जनता ही उन्हें सॉल्व कर सकती है, उसके प्रति आपको लगता है कि उन्हें जागरूक करने की ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल सर, जागरूक की बात ऐसी है कि राज्य और केंद्र सरकारें योजनाएं लागू कर देती है। मैं बात करता हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आया हूं तो मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूंगा। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मेरा अगला सवाल इसी के ऊपर ही था। चलो इसको भी हम ऐड ही कर लेते हैं इसके अंदर कि सरकारी योजनाएं अक्सर निरंतर थोड़े थोड़े वक्त में आती रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का ऐसा कौन सा आसान और कारगर तरीका है जो इजीली इम्प्लीमेंट भी हो सके और आपको भी ऐसा लगे कि हाँ, यहाँ पर एक इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर वो योजना पहुँच गई है? अगर इसको भी हम ऐड कर लेते हैं तो इसका क्या आप जवाब देंगे? इसका, जैसे सर्वप्रथम गांव का होता है ग्राम प्रधान, जिसको अपन सरपंच बोलते हैं जी। उसके नीचे होते हैं पंच, जो गांव के अंदर ग्रामीण जो पंचायती राज की कड़ियों से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो जो भी सरकारी योजना अगर आती है तो मेरे हिसाब से अगर कोई विधानसभा का जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको उनसे संवाद स्थापित करना चाहिए। 10 दिनों से 15 दिनों से उनकी एक बैठक लेनी चाहिए। जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर किस प्रकार सरलता से कैसे लागू किया जाए, उनसे संवाद स्थापित करके हम केंद्र सरकार की, मोदी जी की जो अनेकों योजनाएं चल रही है उनको उन गरीबों के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा आज के युग में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के साथ साथ समाचार पत्र हैं, टीवी हैं, अनेकों उपाय हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों से जो संवाद स्थापित करके और उन गांवों के अंदर ब्लॉक बनाकर, जैसे 3 या 4 ग्राम पंचायत का अपन एक ब्लॉक बना देते हैं, वहां का जो जनप्रतिनिधि है वहां जाए, सरकार की योजनाओं को ले जाए, सरकार की योजनाओं को हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन पर नीचे ग्रास रूट पे काम तभी किया जा सकता है जब वहां के लोकल लोगों को, लोकल जनप्रतिनिधियों को, लोकल पंचों को, लोकल सरपंचों को अपने साथ लेकर लोगों में जागरूकता लाए। योजनाओं के बारे में जागरूक करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही, संवाद एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया अभी भी इतने लोगों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया, तो संवाद एटलीस्ट ऐसा हो सकता है कि आप अपनी योजना को लोगों तक पहुंचा दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा ही बताया आपने इसके बारे में। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर होगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र हमेशा से चुनाव के वक्त एक टारगेट रहा है पार्टीज़ के लिए? उन्हें हमेशा ये लगता है कि एक मैनिफेस्टो दिखाकर, एक अच्छी अच्छी योजनाएं सिर्फ बताकर एक वोट बैंक की तरह से उनको घेर लिया जाता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये कमी रही है पार्टीज़ की? देखिए, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे भारत की
जो आत्मा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही बसती है, और सबसे ज्यादा वोट बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही है, आप ये भी मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, योजनाएं हैं वो चलती है। तो आजकल वो जमाना चला गया जब केंद्र से 100 रुपए चलते थे, 1 रुपया ग्रामीण लोगों तक। आज मोदी जी ने डायरेक्ट पैसा किसान गरीब व्यक्ति के खाते में जाता है, चाहे कोई भी योजना हो। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण चल रही है, उसमें 1,20,000 रुपए लाभार्थी को दिए जाते हैं, और वो महिला मुखिया के सीधे खाते में जाता है। उसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है, उसके खाते से उसके मोबाइल नंबर को जोड़ रखा है। अगर जैसे ही पैसा लॉन्च होता है तो उसके मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपके पैसे हैं वो केंद्र सरकार से रिलीज कर दिए और आपके खाते में चले गए हैं। और जो योजनाएं चल रही है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एक योजना का आपको नाम बताना चाहूंगा, जिसके बारे में आम धारणा ये बनी हुई है कि ये बड़ी ही भ्रष्ट है, इसमें काम नहीं होता, जैसे मनरेगा। तो मनरेगा योजना में मैंने काम करते हुए मेरा जो क्षेत्र है, जो चुनावी क्षेत्र है, जो पंचायत है, उसके अंदर भूगर्भ के अंदर खारा पानी है। खारा पानी होने के कारण बाहर से जो जल स्रोत है वो सही प्रॉपर ढंग से आ नहीं पाते हैं। तो मैंने उस योजना को ग्राम पंचायत के लोगों के लिए अमृत की तरह यूज किया, और उस योजना में मैंने काम करते हुए तकरीबन 1000 के आसपास वर्षा जल संचय करने के टांके बना दिए खेतों में और घरों में, जो आज पीने के लिए काम आ रहा है। तो वो बनवाए किसमें? अपना खेत अपना काम, किसान का काम किसान को करना है, उसको सही ढंग से धरातल पर उतार दिया, जिससे उस योजना का लोगों को सही रूप में लाभ मिल सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम गांव के लोगों को आपस में सब मिलकर चलते हैं। लोगों के मैनिफेस्टो में वही समस्याएं जोड़ी जाती है जो लोगों की प्रॉपर समस्याएं हैं। उसमें हम छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी के, वो सुझाव भी देते हैं, उन सुझावों को उनमें ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद में जब हमारी सरकार आती है और उस योजनाओं को जब लागू करती है, तो हम कार्यकर्ताओं के द्वारा उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया जाता है, ग्रामीण और ढाणी तक पहुंचाया जाता है, गरीब के घर तक पहुंचाया जाता है। समस्याओं को आप पहले से ही देखते हैं, फिर उसी हिसाब से उसको निवारण करने के लिए मैनिफेस्टो में वो चीजें डाली जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये अच्छा बताया आपने। मेरा एक सवाल आप ही से जुड़ा, सरपंच रहे हैं आप, सरपंच सशक्तिकरण के बारे में आपकी क्या राय है, और कितना ये प्रभावशाली हो जाता है गांव के विकास के लिए? आपको लगता है कि एक सरपंच की जो भूमिका है, वो जो नेतृत्व करता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, एक प्रेशर वाली चीज़ होती है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारियां आती हैं? बिल्कुल। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर हमें जनता की समस्याओं का सही ढंग से समाधान करना है, और उस क्षेत्र में हमें अगर आगे बढ़ना है, लोगों की समस्याओं का हमें समाधान करना है, उनके प्रति अगर हमें समर्पित रहना है, तो बिल्कुल सरपंच का जो पद है मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण पद है। महत्वपूर्ण पद ऐसे है कि जैसे कोई भी योजना केंद्र और राज्य सरकार से लॉन्च होती है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में अगर उसको गरीब के दरवाजे तक अगर कोई व्यक्ति लेकर जा सकता है, तो वो सरपंच ही होता है। वो सरपंच क्या है कि उसकी भूमिका है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। कुछ ही उसके अंडर गांव आते हैं, कुछ ही परिवार होते हैं, और उन योजनाओं का लाभ कुछ ही लोगों को देना होता है, क्योंकि सबको तो उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। जैसे अपन बात करें स्वच्छ भारत के मिशन शौचालय की बात, आज के युग में बहुत से परिवार हैं जो शौचालय अपना बना लेते हैं, लेकिन कुछ गरीब परिवार भी होते हैं जो शौचालय निर्माण नहीं कर पाते। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो प्रोत्साहन राशि है, उसको प्रोत्साहन राशि के माध्यम से उनको प्रेरित किया जाता है शौचालय बनाने के लिए, और बाहर शौच न जाएं इसके लिए उनको प्रेरित किया जाता है, और उनके घरों में वो शौचालय बनवाए जाते हैं। तो सरपंच है वो बिल्कुल और सशक्तिकरण होना चाहिए, सरपंचों को और ज्यादा पावर देनी चाहिए, क्योंकि सही दिशा अगर किसी योजना को देता है तो वो सरपंच ही देता है, वो भी धरातल पर देता है। मतलब आपके हिसाब से अगर सरपंच को कोई बड़ा पद मिलता है तो उसकी जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, और उसके हाथ में भी ऐसी पावर आ जाएगी कि धीरे धीरे वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और ज्यादा विकास कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सरपंच होता है, उसकी क्या है कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर या अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है उस तक ही वो सीमित होता है, उसी सीमित क्षेत्र में वो कार्य करता है, उसी सीमित क्षेत्र में वो कार्य करता है। अगर मान लीजिए कि पार्टी
सरपंच को कोई दायित्व देती है, राज्य मुझे कोई बड़ा दायित्व देती है पार्टी, तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र जो जहां से मैं चुनकर आता हूं उससे मैं बाहर निकलूंगा। पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, गरीबों के जैसे पीएमजीएसवाई की योजना हो, चाहे अपन बात करें राशन की बात हो, चाहे अनेकों ऐसी योजनाएं जैसे पशुओं की चल रही है आजकल, पशुओं के बीमा, पशुओं की अनेक योजनाएं चल रही है। उसके बाद के अंदर अपन पेंशन की बात करें, अपन बात करें गरीब के आदमी, गरीब तक राशन और सिलेंडर पहुंचाने की बात करें, अनेकों योजनाएं ऐसी चल रही है जिन पर अगर धरातल पर काम करने के लिए अगर सरपंच है उसको जिम्मेदारी बड़ी दी जाती है तो बिल्कुल वो निश्चित रूप से आगे बढ़कर काम करेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा युवाओं को लेकर रहेगा। युवा नेता ही हैं आप भी। आपको लगता है कि आजकल युवाओं का पॉलिटिक्स के अंदर धीरे धीरे क्रेज़ तो बढ़ा ही है, मोदी जी के आने के बाद ये चीज़ें हमने देखी भी हैं, उनको और ज़्यादा अपना रुचि दिखानी चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर आने के लिए? बिल्कुल, मोदी जी देखिए युवाओं के हृदय सम्राट हैं, मैं हृदय सम्राट कहता हूं उनको, क्योंकि उनके आने के बाद के अंदर पॉलिटिक्स में कुछ नवाचार हुए हैं। नवाचार हुए हैं कि युवाओं को उन्होंने बहुत मौका दिया है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, पार्टी के अंदर संगठन में कोई पद हो, तो उन्होंने युवाओं को खूब मौका दिया है। और युवा है वो एनर्जिक होता है, उसको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो बढ़ चढ़कर उस जिम्मेदारी को पूरी करता है और लगन के साथ कार्य करता है। तो अगर युवाओं को मौका दिया जाता है, युवा अगर राजनीति में आगे आते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये एक नए भारत का उदय है। क्योंकि हमारे राजस्थान में कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक सवाल कर लेते हैं युवाओं के खेल कूद के लिए। आपने बढ़ चढ़कर उसमें योगदान भी रहा है आपका, मैंने आपका बारे में पढ़ा भी है। आप युवाओं को अक्सर मौका देते हैं खेल कूद के आगे बढ़ने के लिए भी। इसके आप बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो थोड़े थोड़े दिनों में आप एक खेल की प्रतियोगिता रख लेते हैं और शिक्षा के अंदर भी आप अपना योगदान देते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैंने एक नवाचार स्थापित किया, खेल स्टेडियम बनाकर गांवों के अंदर। तो युवा अगर खेलेगा युवा तो बिल्कुल वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि शरीर का अगर अपन बात करेंगे, शारीरिक विकास अगर होता है तो खेल कूद से ही होता है युवाओं का। और युवा आज के इस आधुनिक युग से, मोबाइल से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से अगर बाहर निकलकर वो धरातल पर कुछ समय खेलता है तो वो स्वस्थ रहता है। और इसी नवाचारों पर मैंने काम करते हुए अपनी ग्राम पंचायत के अंदर खेल स्टेडियम बनाए, ओपन जिम्स बनाई, ट्रैक बनाए। और मैं हमेशा मेरी पंचायत समिति के अंदर इन नवाचारों को प्रत्येक पंचायत समिति, प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी तक पहुंचाने के लिए अपने सरपंचों को प्रेरित भी करता हूं। और कुछ सरपंचों मुझसे प्रभावित और प्रेरित होकर उन्होंने इन नवाचारों को अपनाया भी है। आखिरी में कुछ ऐसा जो आप आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहें, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता समझता हूँ मैं अपने आप को। और भारतीय जनता पार्टी है वो एक बड़ा परिवार है और मैं उस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। मैं माननीय मोदी जी से यही कहूँगा, अमित शाह जी से भी यही कहूँगा, जेपी नड्डा जी से भी यही कहूँगा कि राजनीति के अंदर, इस राजनीति में आप युवाओं को मौका दीजिए, क्योंकि युवाओं ने वो कर दिखाया है जिसकी आप हमेशा कल्पना करते थे कि भारत का युवा ऐसा कुछ करे। जैसे अपन बात करते हैं कोरोना की, तो उस समय उनके आहन पर युवा आगे आया, जैसे राशन किट पहुंचाने हो, गरीबों की सेवाएं करने हो, हॉस्पिटल में जाना हो, लोगों को प्रेरित करना हो कि वो घर में रहे। पुलिस के साथ साथ युवाओं ने खूब काम किया। राजनीति में जिन जिन युवाओं को और जिन जिन संगठन में युवाओं को मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, इन्होंने जिन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारी दी, उन युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर काम किया। तो मैं तो इन हमारे जो प्रमुख नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे यही कहूंगा कि राजनीति के अंदर वंशवाद को खत्म कीजिए और युवाओं को आगे लाइए, ताकि राजनीति का जो स्तर है वो स्वस्थ हो सके। और एक धारणा बनी हुई है कि
राजनीति बहुत गंदी होती है, तो उस युवा उस राजनीति को स्वच्छ कर सकें और जो राजनीति के बारे में आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द हैं उसको शब्दों को हटाकर ये कहा जा सके कि राजनीति भी एक राजनीति नहीं, वो एक सेवा नीति है। तो ये थे पवन सिंह जी, जिन्होंने निस्वार्थ और निडर होकर अपनी बात हमारे सामने रखी। इसी तरीके से नए नए चेहरों के साथ हम मिलवाते रहेंगे आपको। मैं जतिन, आपके साथ बने रहिए राजनीति.com के साथ। राजनीतिक.com के फाउंडर मनोज जी अग्रवाल और मोहित जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के इस राजनीतिक परिवेश में वो युवाओं को अपने इस प्लेटफार्म पर मौका दे रहे हैं और जोरी की तरह वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर जाकर ऐसे युवाओं को तलाश कर रहे हैं जो राजनीति में अपना प्लेटफार्म तैयार कर सकें, राजनीति में आगे आकर देश की सेवा कर सकें, राजनीति को स्वच्छ कर सकें, राजनीतिक इस परिवेश के अंदर समर्पित भाव रखकर दुनिया के और गरीबों के कार्य कर सके। इसलिए मैं राजनीतिक.com के फाउंडर मेरे दोनों बड़े भाई साहब है उनका आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे भी इस प्लेटफार्म पर मौका दिया। धन्यवाद।